अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सियासी बाज़गश्त और तमाम गठ जो जोड़ तोड़ चल रहा है, सियासी जिस तरह की एक दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत फ्लूइड सिचुएशन है नाजरीन। हर लम्हा हर घंटे में ऐसा लगता है कि जो खबरों का सिलसिला है उसमें तब्दीलियां आ रही हैं और रोनमा हो रही हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो नो ट्रस्ट वोट आने वाला है, जिसके हवाले से रिक्विजिशन तो जमा हो चुकी है और ऐलान होने लगा है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन का जो है वो शिकार किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक चेंज या तब्दीली हमने ये देखी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमने देखा था कि अपोजिशन के जो रहनुमा थे उनके हवाले से वो कड़ी तनकीद करते हुए उनको कुछ नामों वगैरह से पुकारा करते थे, जैसे डीजल वगैरह का वो नाम इस्तेमाल किया करते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। इस किस्म की आज उन्होंने कोई बात नहीं की। और कल इंटरेस्टिंगली हमने ये भी देखा था कि कुछ वफाकी वुज़रा ये कहते हुए नजर आए थे कि नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह गुजर जाएगा, लेकिन उसके होते हुए उसके बाद जो सियासी गर्मा गर्मी है और आपस में जो सियासी तलखियां हैं वो कहीं इतनी ना बढ़ जाएं कि आपस में किसी एक मौजू पर इकट्ठे बैठना ही मुश्किल ना हो जाए। खैर, ये नाजरीन, ये जो हाफिजाबाद का जलसा है जिसके आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, इस पूरे खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही एक बहुत मायने खेज बात की। और इस वक्त क्योंकि यही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इस वक्त तमाम सियासी सिचुएशन को देखते हुए, तो इसलिए उन्होंने यही बात दोहराई कि नो कॉन्फिडेंस वोट में और नो कॉन्फिडेंस का ये जो मोशन है उस हवाले से वो भरपूर उनको एक दफ़ा फिर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। साथ साथ नाजरीन, डी चौक पर बड़ा जलसा करने का और बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करने का इरादा हुकूमत रखती है। और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं और कुछ जो बातें भी सुनने में आ रही हैं वो ये हैं कि हुकूमत कुछ वीडियोस भी इसमें प्ले करने का इरादा रखते हैं अपने डी चौक के जलसे में, जो कि अपोजिशन को एक्सपोज करने की नीयत से हुकूमत प्ले करने जाएंगे। उन वीडियोस में क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आएंगी, कौन से इंकशाफात होने वाले हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त कहना कब्ल वक्त है। लेकिन अब देखते हैं कि मामला कहाँ जाकर बैठता है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि जो एक अवामी राब्ते का सिलसिला है उसको भरपूर तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग हालात में आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि नो ट्रस्ट वोट अब कुछ ही दिन की गालिबन दूरी पर है। गोया ये कि इसका ऐलान तो अभी तक नहीं किया है स्पीकर साहब ने कि किस तारीख को इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन आज वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद ये कहते हुए नजर आए कि 15 तारीख के बाद मुतवक्के है कि इजलास बुलाया जाए। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि 23 मार्च से पहले पहले और OIC के जो इजलास होने वाले हैं उनसे पहले पहले हुकूमत चाहते हैं कि ये तमाम जो मामला है उसको निपटाया जाए। लेकिन ये किस जानिब निपटेगा, इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग इस वक्त रोज की बुनियादों पर और हर घंटे की बुनियाद पर जो खबरें हैं वो तब्दील हो रही हैं। इत्तेहादी जमातों के हवाले से नाजरीन, काफ लीग का जो मशावरती इजलास चल रहा था 2 रोज से, आज फिर बेनतीजा उसका इख्तिताम हुआ, बल्कि ये फैसला किया गया है कि उस इजलास को कल भी आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही थी कि अपोजिशन जमातों ने फैसला किया है और कुछ इस तरह से कुछ बातें जरूर सामने आ रही थी कि कल आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कुछ इत्तेहादी जमातों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मुतवक्के है। हम अपने प्रोग्राम में ही इन तमाम तर चीज़ों को वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकईतन ये जो तमाम खबरें हैं इनमें कोई सदाकत है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कोई होने वाली है। इस हवाले से भी बात रहेगी और हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। अपोजिशन की जहां तक नाजरीन बात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज दोबारा जो है वो खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में उनके जो कारकुनान हैं वो तैयारी पकड़ लें कि किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की जो है वो कॉल दी जा सकती है। अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा कि अक्सरियत जो है वो वजीर आजम खो चुके हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने वही बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। लेकिन नाजरीन, तमाम तर जो मामला है इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पहले तो अपोजिशन क्लेम कर रहे थे कि उनकी तरफ हुकूमत के कुछ नाराज लोग हैं जो कि उनका साथ देने वाले हैं। फिर हुकूमत ने भी नाजरीन कुछ जगहों पर ये क्लेम करते हुए हुकूमत भी नजर आया कि अपोजिशन के भी जो खाइफ लोग हैं वो भी हुकूमत के साथ आने को तैयार हो गए और नो कॉन्फिडेंस वोट पर वो अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि अक्सर जो महवर है इस पूरी बहस का वो इत्तेहादी जमातों की जानिब चला गया है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो काफ लीग है और चौधरी बिरादरान है उनको हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ऑफर की है कि वो वजारत आला अगर पंजाब की लेना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन इत्तलात यही आ रही हैं कि उनको साथ ये कहा जा रहा है कि या तो वो PTI में जम हो जाएं, ये हुकूमत की ऑफर है, या वो नून लीग में दोबारा जम हो जाएं, ये उनको नून लीग की तरफ से ऑफर है। लेकिन वंस अगेन ये तमाम तर बातें अभी तक सिर्फ इत्तलात हैं। क्या पंजाब में भी कोई अगर अपसेट हो
उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट या कोई इम्प्लीकेशन वफाक में हो सकती हैं, या फिर पंजाब में अगर वजारत आला को चेंज कर या तब्दील करके या अपनी टीम में कोई तब्दीलियां करके ऐसा हो सकता है कि वफाक में जो ये मामला है ये हुकूमत के फेवर में टर्न अराउंड हो जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तमाम पे बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, मैं तारुफ करा दूं सबका। शेर अली अरबाब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पेशावर स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सीपेक कमेटी के भी चेयरपर्सन है। वेलकम ऑन बोर्ड शेर अली अरबाब साहब। नाजरीन, मुझे अपोजिशन से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद, PMLN के लीडर हैं और तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे, अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर राना मकबूल, आप हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। और नाजरीन, एलाइज की जो नुमाइंदगी है वो हम सेनेटर दिनेश कुमार के साथ रखेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आप रहनुमा हैं और बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। बिलखुसूस अपनी जमात के हवाले से तो यकीनन हमारी रहनुमाई कर पाएंगे, क्योंकि कल शेख रशीद साहब ने कहा था कि BAP हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जाम कमाल साहब जो कि साबिक वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, जिनको हटाया गया था और नए वजीर आला को बलूचिस्तान में लाया गया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, BAP का फैसला हम खुद करेंगे, शेख रशीद साहब फैसला नहीं करेंगे। तो ये क्या मामला है, ये हम जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड तमाम हजरात का शुक्रिया और तमाम को खुश आमदीद। बात का आगाज अगर मैं शेर अली अरबाब साहब, मैं आपसे अगर कर पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी, बताइएगा ये क्या इस वक्त इंटरेस्टिंग नंबर गेम चल रहा है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें, आप भी ये दावा कर रहे हैं कि आपके साथ हैं, अपोजिशन दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, असल क्या मामलात हैं? और ये भी बताइएगा कि अगर अपोजिशन आपके लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो आप कह रहे हैं कि वो डिफ्लेक्शन होगा 63A से, वो फ्लोर क्रॉसिंग है, वो गलत है, तो आप भी क्यों उनके लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? फिर वो भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई? देखिए, एक बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल सस्पेंस है जो भी जारी है, मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छी चीज है। हम हुकूमत जो है वो भी अपनी क्लेम्स करेंगी, अपोजिशन भी करेगी, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होंगे, टॉक शोज भी होंगे। ये चीजें आई थिंक इट्स पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी है, अच्छी बात। सो दैट इज लाइक रियल डील से जरा हट के अब असली जो बात है वो होगी जिस दिन नो कॉन्फिडेंस का दिन होगा। पता उस वक्त लगेगा अगर 172 से ज्यादा अपोजिशन मेंबरशिप ले आए, तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत और अगर 172 से कम, तो बाकी जो सारी तरह खान साहब ने कहा था, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स और ये सारी चीजें, और ये कोई वजीर एक बात कहे, कोई अपोजिशन का लीडर कोई बात कहे, कोई गवर्नर कोई बात कहे, वो सारी चीजें ठीक है, that generates discussion and debate, but at the end of the day it is the prerogative of the speaker। रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत प्रोसीडिंग्स होंगी और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्पीकर साहब करेंगे, और जो इख्तियार स्पीकर का है उसमें ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना कोई फेडरल मिनिस्टर कुछ कह सकता है, ना कोई अपोजिशन लीडर कुछ कह सकता है। मतलब हम ऑब्वियसली अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। कल मेरी वजीर आजम साहब से मुलाकात थी जी, और हम जो है हम नो कॉन्फिडेंस से आगे का सोच रहे हैं। तो जो बेसिकली सूरत हाल है वो ये है कि हमारा ये मानना है कि हम इस नो कॉन्फिडेंस को हटाएंगे और उसके बाद कम अज कम चीजें सेटल हो जाएंगी कि ये हुकूमत अब आइंदा साल जितना भी साल 1.5 साल रहता है उसमें कहीं नहीं जा रही, और वील हैव द फोकस टू परसू आवर एजेंडा और इंशाल्लाह चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यानी आप आगे का सोच रहे हैं। शेर अली अरबाब साहब, थोड़ी रहनुमाई भी कीजिएगा, क्योंकि अपोजिशन भी आपको सुन रहे हैं। आगे के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? आप या तो अवामी मफाद के हवाले से आप कोई एजेंडा आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, या फिर वजीर आजम ने जैसे कहा कि वो ये नो कॉन्फिडेंस के बाद वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे और अपोजिशन फिर तैयार रहे, तो आप अपोजिशन के हवाले से क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो हमारा है सोशल डेवलपमेंट का एजेंडा, एक है एंटी करप्शन का एजेंडा। तो दोनों चीजें आफ्टर दी नो कॉन्फिडेंस की नाकामी के बाद, वो मतलब अभी तक तो ये था कि हुकूमत कमजोर है, हुकूमत जा रही है, आ रही है, इंशाल्लाह फिर कम अज कम साल जितना भी मैंने इस तरह कहा टाइम बचा है उसके अंदर वील फोकस ऑन द एजेंडा जो हमारा है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने का, इन सब चीजों बात ये है कि आप अपोजिशन के हवाले से अपना जो एंटी करप्शन एजेंडा है वो आप परस्यू करेंगे। शेर अली अरबाब साहब, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या इत्तेहादियों से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आपके साथ बने हुए हैं, या आपको कॉन्फिडेंस उन लोगों से आ रहा है जो कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से आपने तोड़े हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत सी चीजों से आ रहा है।
एक अगर आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर के जलसे हैं वो मेरे ख्याल में इतने शायद वो हुकूमत से पहले नहीं थे। नॉर्मली हुकूमती जमात जो है इतने बड़े जलसे नहीं कर पाती बिकॉज एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, महंगाई है, बाकी चीजें हैं। तो एक जो बेसिक जो कॉन्फिडेंस है वो हमें आवाम से आ रहा है कि आवाम अभी भी हमारे साथ खड़ी है और खान साहब और पीटीआई अभी भी एक अक्रॉस पाकिस्तान एक मकबूल पार्टी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी अपनी इंटरनली हमने बेसिकली बहुत सी चीजें जो हम ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने उस तरह हॉकी में नहीं होता कि मार्क्स, हमने एक दूसरे को एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है जो हम एक दूसरे के साथ एमएनएस के साथ कॉलीग्स के साथ डिस्कशन करते हैं, चीजें वो करते हैं। सो हमें क्लैरिटी है और कॉन्फिडेंस है। वैसे तो बड़ी फेक लिस्टें चल रही है कि जी फलाने 33 मेंबरान है और 15 मेंबरान है और 7 है और 9 है। सो ये सारी चीजें। दूसरा बिल्कुल जिस तरह थोड़ी बहुत हमारे मेंबर्स की ग्रीवियंसेस हो सकती हैं, उस तरह अपोजिशन के लोगों की भी मेंबरान की भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ वन वे। वो हमें ये बहुत कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन आएगा। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, रूल्स के मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह बाय द बुक वी आर गोइंग टू प्रिवेल। और आगे जाके ये साल सवा साल हम जो है इस अपना एजेंडा आगे लेके जाएंगे और फिर 2023 में दोबारा आवाम की अदालत में जाएंगे, उनका जो फैसला सलाम हो। वो आप जाएंगे 2023 में, करेक्ट? उससे पहले तो नहीं जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले जाना पड़ेगा। राइट। दिनेश कुमार साहब की तरफ मैं बढ़ती हूँ ताकि उनकी तरफ से हमें एक बात पता चल जाए, फिर आई एम श्योर कि उनकी बात को मैं सेनेटर राना मकबूल के साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट आ पाऊंगी। दिनेश कुमार साहब, सेनेटर दिनेश कुमार, आपकी तरफ ये जो इत्तला आ रही थी हमें कुछ इतराफ से, जहां पर हम ये सुन रहे थे, ओके मैं दिनेश साहब से हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, फिर उस वक्त मैं उनसे सवाल करूंगी। राना साहब, मुझे आपसे अब सवाल मैं यही करना चाहती हूँ कि आपको कहां से कॉन्फिडेंस मिल रहा है? क्या ऑपोजिशन से कॉन्फिडेंस आपको क्या इत्तेहादियों से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या उन लोगों से मिल रहा है जो कि आप कह रहे हैं कि खाइफ हैं पीटीआई से? और इन बातों में कितनी सदाकत है कि कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जरदारी साहब के साथ 3 इत्तेहादी जमातों की, कुछ जगहों पे ये इत्तलात थी, क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई इत्तला है? देखें जी मोना, जो आपने बिटवीन द लाइन से सारी बात कह दी है, तो अब जब सारे हालात सामने आएंगे, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो पता चल जाएगा। बात वही है जो आप बिटवीन द लाइंस कह रही हैं। बहरहाल बात ये करने की है कि अभी दिनेश कुमार साहब ने भी फरमाया कि पब्लिक बड़ा क्राउड बड़ा इकट्ठा हुआ होता है। जी, शेर अली अहबाब साहब ने जी। क्राउड को आप क्या करेंगे जब आप सारे इलेक्शन हार जाते हैं? 16 बाई इलेक्शन हुए हैं, 15 आप हार गए, तो क्या मतलब इस क्राउड से क्या मान लिए जाए कि कितनी पॉपुलैरिटी है? देखें, एक और बात जो बड़ी खतरनाक हो रही है, अरबाब साहब भी कह रहे हैं, वो तो बड़ी असूल की बात करते हैं। दिनेश कुमार साहब ने भी असूल की, रूल्स प्रोसीजर की बात की, लेकिन जब ये कहा जाता है कि गवर्नर सिंध कहते हैं कि हम तो उनको घरों में दाखिल नहीं होने देंगे जो हमारे लोग वोट देंगे या हमारे खिलाफ जाएंगे। आप देखें, ये इसी तरह ये जो शहबाज गिल साहब है वो ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, लेकिन देखना ये है कि लॉ के मुताबिक चल रहा है ना। गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ लॉ। अगर आप वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, 63A को वायलेट करेंगे, और जब हालांकि स्पीकर साहब ने भी यही कहा, तो स्पीकर का क्या ताल्लुक है? वो न्यूट्रल आदमी होता है, ये अपनी गेम को खुद खराब कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऑफेंसेस आर्टिकल 6 के हैं, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजॉर्टिंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी को रोक सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में दाखिल हो जाएं अगर वो आपके खिलाफ वोट देता है। खुदा के लिए इस बात को समझें, यू आर हेडिंग फॉर ए बिगर क्राइसिस अगर आप इस लॉ को तोड़ा तो। ये हमने इससे ज्यादा देखे हैं एग्रेसिव लोग, लेकिन जो फिर मुकाफात होती है अल्लाह उससे बचाए। ये मुल्क और कौम की जो है फ्यूचर का मामला है, इसलिए इस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। एक मिनिस्टर साहब उठे, उन्होंने पहले बिठा दिया है पीआईए का ये बयान दे के सेनेट में और अखबारों में कि हमारे 300 इतने पायलट जो जाली पायलट है। तो खुदा के लिए आपने सारा कोई जमीन बोझ करवा दिया, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर। आज वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं मैं खुद कुछ हमला कर दूं उनके ऊपर। लुक, दिस इज टोटल स्टेट ऑफ इंसैनिटी। आप तो बहुत पढ़ी लिखी कल्चर खातून, आप देखिए ये कर क्या रहे हैं, कोई इनको समझाए कि ऐसी बातें नहीं करते।
अच्छा राना और मकबूल ये साहब, इस सेनेटर साहब, ये आपने सही बात की है। आप गुलाम सरवर साहब के हवाले से ये वाकई बयान अजीब सा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ऑपोजिशन के लिए तो ये बात नहीं कर रहे थे। वो तो उन्होंने कहा था कि दीन को खतरा है, इस वजह से मेरा दिल चाहे तो मैं खुदकुश बमबार बन जाऊं। ऑपोजिशन के लिए कह रहे थे कि मुल्क को दीन के खिलाफ है, इसलिए मैं खुद को हमला करना चाहता हूँ। तो बहरहाल ये कुछ जब आदमी नहीं नहीं, वो अल्लाह कहते हैं सबको ना कि महफूज रखे, बिल्कुल ऐसे कतन एब्सोल्युटली नॉट। जी destroying you, they first make you mad. तो जब देवताओं ने ये फैसला कर लिया हो कि आपका बुरा हाल करना है तो आपका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। हौसले से करें, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कामयाब होता है ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, हाँ तो इसलिए बिल्कुल। इसमें लड़ने की बात कौन सी? टेक्निकली स्पीकिंग इसी तरह से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो इसमें जरूरी है ना। सेनेटर दिनेश कुमार, आई होप कि अब आपको मेरी आवाज जी मिल जी रही है। ये जी मेरा जी आपसे अर्ज है, मैं आपसे पहले भी यही बात करना चाह रही थी, और मैं एक्चुअली चाह रही थी कि बात फिर मैं आगे सेनेटर राना मकबूल आपके सेनेट में कॉलीग हैं, गोया ये कि ऑपोजिशन बेंचेस पर हैं आपका, अब आप बताएं आप ट्रेजरी बेंचेस पर ही रहेंगे या आप ऑपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं? ये कुछ जो इत्तलात आ रही हैं कि 3 इत्तेहादी जमातों ने बाशमूल बीएपी ने फैसला कर लिया है कि आप ऑपोजिशन के साथ हैं, ये कोई बात सही है? इन इत्तलात में कोई सदाकत है या नहीं है? नहीं, पहले तो मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि हमने कोई अभी तक फैसला नहीं किया है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम जल्दी फैसला करेंगे और ये हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ये भी नहीं कि हम ठीक है इस टाइम गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, मगर हमने अपने ऑप्शन खोले हुए हैं। हमने कोई वो नहीं किया और हमारे जो दरवाजे तमाम सबके लिए खुले हुए हैं। जिस तरह से कल शेख रशीद साहब ने कहा तो इसकी बिल्कुल वजाहत आ गई थी कि जी हम किसी के साथ अब भी तक फिलहाल जो हम न्यूट्रल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि न्यूट्रल का लफ्ज ऐसा बना दिया गया है कि अब न्यूट्रल कहते हुए भी हमें शर्म आती है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं और जो जहां से हमें लगा कि बलूचिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान का मुफाद है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुफाद है, हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। अच्छा दिनेश साहब, आपको एक्चुअल जो आपकी जमात को शिकवा है हुकूमत से, क्या मैं गलत कह रही हूँ कि वो एक्चुअली इस बात पे है कि ये जो वजीर आला तब्दील हुए थे जाम कमाल साहब, और आप मुझे याद है उन प्रोग्राम्स में हमारे साथ हुआ करते थे, तो आपको ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उसके अंदर वफाक ने मदाखलत की थी, ये तमाम क्या ये आपके शिकवे हैं आपकी जमात के? शिकवे तो हमारे बहुत ज्यादा हैं, इनमें से एक शिकवा ये भी है, मगर शिकवे बहुत ज्यादा है। और आपने हमेशा देखा कि बलूचिस्तान में तो वफाक की हमेशा मुदाखलत होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर इसके साथ साथ जो देखें जी, बलूचिस्तान की जो तरक्की के लिए हमें फंड्स चाहिए थे वो नहीं दिए गए। हमारी जो वजारतों में एक जायज हिस्सा बनता था वो हमें नहीं दिया गया। और हमें वहां पर राना साहब को पता है कि हम जब भी वहां पर एक सेनेट में होते हैं या कहीं भी किसी में भी, तो हमें जो वफा की वज़रा है उनकी तरफ से ना इज्जत दिया जाता है, ना एहतराम दिया जाता है और ना ही हमारी बात सुनी जाती है। तो इस हवाले से हमने इसलिए कहा है कि हम अब अपने ऑप्शन खुले रखेंगे। हमने ये चीजें रखी हुई हैं गवर्नमेंट के सामने भी और हम ये चीजें अपोजिशन के सामने भी रखेंगे कि जहां से हमें महसूस हुआ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इससे फायदा है, बलूचिस्तान को इससे फायदा है, और सबसे और बढ़कर दिनेश साहब जो मैं आपको बताऊं, सबसे जी, जी। बढ़कर जो रियासत पाकिस्तान को फायदा होगा उसी पर हम चलेंगे। अच्छा दिनेश साहब, ये भी बताइएगा कि आप ये जो आपके शिकवे शिकायत हैं, ये आपने वजीर आजम तक या आपने हुकूमत तक ये रखे हैं जो आपके खास तौर पर हुकूमत से हैं, और आपने फैसला जल्दी करना है ना, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ये तो किसी वक्त भी इजलास कॉल हो सकता है। हम अभी तक देख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि हमारा फैसला आखिरी वक्त तक भी हो सकता है, आखिरी वक्त तक भी हो सकता है। हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम देखेंगे, देखें वो रेस में जब घोड़ा होता है ना, आखिरी लम्हों पर भी वो घोड़ा आगे जा सकता है। तो हम वो हाँ, इसी हवाले से हम अभी तक इंतजार में और तमाम जमातों से हम बातचीत कर रहे हैं, मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई सीनियर मतलब कि एक जिस तरह से कहते हैं ना, कोई कोशिश नहीं की गई कि हमें मनाए या हमसे अच्छे तरीके से बात करें। ओ अच्छा, ये आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश आपको नहीं नजर आई। अलबत्ता ये कि संजीदा कोशिश नहीं की। मैंने शेर अली अरबाब साहब, कुछ ऐसी इत्तलात हमने सुनी थी कि बीएपी को बुलाया था गालिबन वजीर आजम इमरान खान ने, लेकिन उन्होंने कहा कि एक उनकी कोई एमएनए मक्सी साहिबा, उन्होंने कहा कि वो क्योंकि गैर मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि हम उनकी मौजूदगी में आना चाहते हैं, और बीएपी नहीं आई थी फिर मिलने।
ये बताइएगा शेर अली अरबाब साहब, ये क्यों आपके इत्तेहादी जमातों की तरफ से ये तमाम गिले शिकवे आ रहे हैं और एक की तरफ से नहीं, तकरीबन तमाम की तरफ से हैं? देखें, जितनी भी कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, आप पास में देख लें, तो हमें जितनी भी जहाँ भी रही है, केपी में हमारी हुकूमत थी, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कोalition हुकूमत रह चुकी है, PMLN की रह चुकी है, इस किस्म के गिले शिकवे कहाँ नहीं हुए। जी, आप कहीं एक मिसाल दें कि हर जगह पे स्मूथ कोalition रही हैं, ये होती हैं। ये जब सियासत में, कार्य सरकार में ऊंच नीच होती है। इम्पोर्टेंट टेक अवे जो यहाँ से है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इससे प्रिवी नहीं हूँ कि हमारे कौन से कॉलीग्स हैं जो कि BAP के साथ एंगेज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो जिससे यहाँ से जो एक टेक अवे वो ये है कि BAP ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, और जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा कि वो फैसला करेंगे जो इस मुल्क के लिए, बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के हक में होगा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी ये फैसला करेंगे उस मुल्क के मफाद में होगा और उसमें हमारी और सबकी बेहतरी होगी। सो वो वाली बात जिस तरह कहा गया शुरू में कि 3 इत्तेहादियों ने जो है वो ऑलरेडी अपोजिशन के साथ कमिटमेंट कर दी है, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि एक नहीं है। इसी तरह जो है मैं आपको बड़ा वसूल से कह सकता हूं कि जो बाकी हमारे 2 इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कोई किसी के साथ, अपोजिशन के साथ एटलीस्ट कोई कमिटमेंट नहीं की। तो ये वही वाली बात है कि आसाराइयां हैं, माइंड गेम्स हैं। दूसरा एक चीज जो एक छोटा सा ट्रेंड बन गया है वो ये है कि हमारे कुछ, हर पार्टी में हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, कुछ दरमियाने भी होते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट को उठा के उसको पूरी पार्टी के साथ मंसूब कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं जिसको आप बड़ी मुश्किल से डिफेंड करेंगे। आप पीपल्स पार्टी में देख लें, PMLN में देख लें, बाकी पार्टियों में देख लें। तो एक वो चीज है, और जिस तरह मैंने बड़ा क्लियरली आपको कहा, जो लोग मैटर करते हैं उन्होंने कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की। गवर्नर जो है वो कस्टोडियन है, दे आर एजेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, उनका पार्लियामेंट्री उसमें एज सच उस तरह रोल नहीं होता। लेकिन शेर अली साहब, अभी आपने सुना सेनेटर दिनेश ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि हुकूमत ने अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की है। तो ये इंप्रेशन, ये तासुर भी आना खासा मायने खेज है आजकल के हालात में, कि अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने उनके साथ कोई रीनेगोशिएट करने की संजीदा कोशिश भी नहीं की। देखिए, नेगोशिएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी को, मतलब इस वक्त हमने किसी को रीच आउट नहीं किया। रीच आउट सबके साथ हुआ है, एंगेजमेंट सबके साथ जा रही है, लेकिन इस स्टेज पे जिस तरह सेनेटर साहब ने भी कहा है कि हम फैसला करेंगे आखिर में, तो वो अभी प्रोसेस जारी है। और इंशाल्लाह जब फैसले का वक्त आएगा तो ये आप देखेंगे कि जो ग्रीवेंसेस थोड़े बहुत अपोजिशन के, सॉरी हमारे जो इत्तेहादी जमातों के हैं, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो एक और तासुर दिया जा रहा है कि हमारे इतने MNN जो हैं वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। अच्छा शेर अली अरबाब साहब, आपसे एक और सवाल, ये जो नकलो हरकत के हवाले से आईनी शिख बताई है सेनेटर राना मकबूल, इस पे खासी गहरी निगाह रखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, किसी भी इंसान की, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी कि अगर आप अपने MNAs को उस रोज असेंबली जाने से अगर रोकें और आप कहें कि नहीं आप असेंबली भी नहीं जा सकते। तो देखिए, ये हम तो बड़ा ही कबल अज वक्त बात कर रहे हैं ना, और फिर हम इस चीज को हम आर्टिकल 6 के साथ इन्वोक कर रहे हैं। आर्टिकल 6 बहुत सीरियस है, तो ट्रीजन की तरफ बात जा रही है। ऐसा कोई वो नहीं है, वो कहते हैं लेट्स नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ना कोई इस तरह का फैसला हुआ है, ना ऐसी कोई बात हुई है। दूसरी बात यह है, जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिशन जो है, नो कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से है, नंबर्स उन्होंने जो है वो लाने हैं। हम जाएं और मोशन को अपोज करने या हम ना जाएं, वो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी ने फैसला किया तो फिर पार्टी मेंबरान को, MNAs को उसका पाबंद होना चाहिए। और अगर कोई अपनी फ्री विल से फिर भी जाता है तो ऐसा कोई ना कानून है, ना कोई पॉलिसी है कि हम उनको रोक देंगे या उनके घरों में चले जाएंगे। ये कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लोग ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जमहूरी पार्टी है, अवामी पार्टी है। और क्या आपने ये कहा है कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं है सिरे से? ये तो आपको पता है, ये हर तरफ ये मीडिया में ये खबर फैली हुई थी कि आपने ये फैसला किया है कि आप असेंबली जाने से रोकेंगे अपने अरकान को। आप कह रहे हैं ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं था कभी। इस किस्म का फैसला कोई एक फर्द वाहिद तो नहीं करता। एक है हमारी कोर कमेटी, एक है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी। इन तीनों में से किसी का इजलास हुआ है और वहां से कोई बात निकली हो तो तब उसको आप क्रेडिबल कह सकते हैं। अब मैं उठ के
एक 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 स्टेटमेंट दूर है जनवार की कि हम ये कर देंगे, अब मुझसे तो आप पूरी पार्टी की पॉलिसी को मंसूख नहीं कर सकते ना। लेकिन आपका ये ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कतन होना नहीं चाहिए? ऐसा 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 ना देखें, मैंने जिस तरह कहा, अगर पार्टी एक डायरेक्शन दे कि जी चूंकि हम आप लोगों का इसमें काम है नहीं, काम अपोजिशन का है, उन्होंने नंबर लगाने हैं और पूरे करने, बराए मेहरबानी आप लोग ना जाएं, तो एज पार्टी लॉयलिस्ट, पार्टी मेंबर्स, हमें उस पार्टी के डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेंबर ये फील करके जाता है कि नहीं ये तो मेरा आईनी हक है, मैं जाऊंगा और मैं मोशन को अपोज करूंगा, तो कोई उसको ना रोकेगा, ना उसको रोकना चाहिए। तो ये इस किस्म की जो है ना, बेसिकली असम्पशंस के ऊपर कोई बात हो और आप असम्पशंस को लेके उसके ऊपर उसको आगे बढ़ाएं, ये जरा ज्यादती। ठीक है, आपने कहा ना रोकेगा और ना रोकना चाहिए। सेनेटर राना मकबूल, अभी आपने बात ये सुनी, लेकिन एक और सवाल जो आप माशाल्लाह एक बहुत गहरा मुशाहिदा रखते हैं पाकिस्तानी तारीख के हवाले से, कभी भी किसी वजीर आजम ने अपनी जो मुद्दत है वो पूरी नहीं की, ये कब ये कहीं पर तो जाके ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए ना। आप ये बात जब आपकी हुकूमत थी और उस वक्त ये बात की जाती थी तो आप यही तल्ख तारीख मुल्क की याद कराते थे अभी की हुकूमत को जो उस वक्त अपोजिशन थी, लेकिन अब जब आप अपोजिशन है तो आप वही काम क्यों कर रहे हैं? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जितने भी गए हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए नहीं गए। मैं नवाज शरीफ का आप देख लें, उससे पहले देख लें, ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको पीसफुली होने देना चाहिए। ये कोई ये नहीं है कि वो कटगन लगाई गई है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। सारी दुनिया के डेमोक्रेसी इसमें होता है, अगर ये होता तो हो जाना चाहिए। अगर इनके खिलाफ लोग, अपोजिशन के लोग हुकूमत में आते हैं तो उनका भी कच्चा चिट्टा खुल जाएगा जब वो आएंगे। अगर तो परफॉर्म कर सकेंगे तो कंटिन्यू कर सकेंगे, अगर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर यही हाल होगा जो इनका हो रहा है। इसलिए इसमें कोई ग्राउज वाली बात नहीं, ये कानून के मुताबिक है। अभी मैं अरबाब साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ इनकी मासूमियत पे। ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान ही नहीं किया। कल जो स्पीकर ने तकरीर की है वो आपने देखी है, स्पीकर तो ऐसे नहीं करते ना, स्पीकर न्यूट्रल एंटिटी होता है। गवर्नर सिंध का जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने ये बात की है, टीवी पे की है, मीडिया पे की है। तो आप ये जो शहबाज गिल हैं जो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये बात की, यही कहा है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो आएंगे वोट डालने के लिए। तो ये क्या चीज है? इसलिए इसको रोकना चाहिए। और ये जो जलसा वलसा करना है, इसमें जलसे की क्या जरूरत है? उस दिन बात तो वोटर की 172 वोटों की बात है सारी, तो आप जलसा करके क्या करेंगे? जलसे तो आप करते ही रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसलिए उसका ये जरूर नेगेटिव इफेक्ट जरूर हो सकता है, कोई कमोशन हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो उससे सारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हौसले से, ठंडे दिल से चीजों को सोचना चाहिए। अच्छा सेनेटर राना मकबूल, एक और बात फरमाइएगा कि आपकी तरफ से भी तो ये इत्तलात आ रही है ना, जैसे आज मौलाना साहब ने कहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो तो कब का छोड़ चुके हैं हुकूमत को। अभी आपने सुना सेनेटर दिनेश कुमार ने तमाम अपनी शिकायत के बावजूद पहली बात उन्होंने ये की है कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया है। तो फिर ऐसा इंप्रेशन आपकी तरफ से क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैं कोई मौलाना फजल रहमान साहब से मेरी बात नहीं हुई इस मौजू के ऊपर। कोई सब्सटेंस जरूर है इसमें। कल आपने जो साबका चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान की, उनकी बात भी सुनी, और वो 5 में से 4 का भी बात आपने सुनी। ये सारी अभी बातें जो हैं कोई तहरीर में थोड़ा आई हैं, कोई हर्फ आखिर तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं और सुकून से देखते रहें, अल्लाह खैर करेगा, मुल्क की खैर अल्लाह। लेकिन आपका ये ख्याल है कि जो अभी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, तो वहां मुलाकातों में आपको ये उन्होंने बताया है, आपके पर्सनल लेवल पे ये बात हुई है, इत्तेहादियों ने आपको कहा है कि हम आपकी हिमायत करेंगे? नहीं, जो अब बाहर लग रहा है वो आप ही देख रही हैं, आपने पहले ही अपने इंट्रो में ये बात कर दी थी, तो इसलिए सारी बात खुल जाएगी 1-2 दिन में। और जो भी फैसला पार्टीज करेंगी वो आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा, अवामुन्नास के सामने आ जाएगा। लेकिन आप अभी आप रिजर्व कर रहे हैं कमेंट कि आपकी कोई ऐसी बात आप कह रहे हैं, आप भी हतमी तौर पर ये नहीं कह रहे कि नहीं इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये बात सही है? नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा है हमारे साथ नहीं है। जब वो अनाउंस करेंगे ना तो बात फिर सिक्का बंद हो जाएगी ना, आप देख लेंगी ना। ठीक है, बेकरारी बहुत वो तो जाहिर है, सबको पता चल वो तो सभी को पता चल जाएगा ना, लेकिन फिर जरा ठंडे दिल से काम कर। टेम्पल जो है ना जी, वो लो और कूल रखने चाहिए। इतने टेम्पल्स हाई से ये फसाद की जड़ बन जाते हैं, कोई फायदा नहीं इसमें लड़ने का, नुकसान जरूर हो सकता है। कोई शक नहीं, कोई शक मेहरबानी करके सारे लोग जो हैं
लॉ के मुताबिक काम करें तो मामला ठीक रहेंगे। सेनेटर दिनेश कुमार, अभी आपने सुना ऑपोजिशन भी कोई इतनी मतलब ये बढ़ चढ़कर ये बात नहीं कह रहे कि आप उनके साथ हैं, इत्तेहादी उनके साथ हैं। गोया ये कि हुकूमत जरूर कह रहे हैं कि आप उनके साथ इंटैक्ट हैं आपका, लेकिन इसमें ये ख्याल है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आखिरी लम्हे तक आप फैसला कर सकते हैं, अगर आपको अब कोई संजीदा कोशिश आपके हिसाब से नजर आती है हुकूमत की तरफ से, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या क्या आप उसको खुश आमदीद कहेंगे, सुनेंगे कि हुकूमत आपको क्या मजीद पेशकश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी आपकी बात ऑपोजिशन से ज्यादा बन गई है आगे? मोना, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बता दूं कि आप ये बात नोट कर लें, और मेरे आपके तवज्जुह से मैं तमाम जो हमारे यहाँ राना साहब है या अरबाब साहब है उनको और हुकूमत और अपोजिशन को बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी अथेंटिक है कि जहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जिनको ज्वाइन कर लिया, जिनके पलड़े में गए, मैं आपको आज श्योरिटी से लिख देता हूं कि हुकूमत उनकी रहेगी। ये मेरी बात ये याद रख लें। और इसी हवाले से मैं कहता हूं कि हमारा ऑप्शन खुले हुए हैं अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। हमें जो बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से, बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंशूर जो हम मुतालबात है, अगर कोई मानेगा तो यकीन जाने मैं आपको गारंटी से कहता हूं उसकी गवर्नमेंट होगी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि अब लेकिन अच्छा देखिए दिनेश साहब, एक बात जरूर बताइएगा कि क्या आप दीगर इत्तेहादी जमातों से राब्ते में हैं, जैसे एमक्यूएम है या काफ लीग है, आप उनको देखकर फैसला करेंगे या वो आपको देखकर फैसला करेंगे? जी, मैं समझता हूं कि सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना जी। हाँ, मैं आपको देखिए एक वाजे अल्फाज में कह रहा हूं कि हमारा पलड़ा, हमारा फैसला जिसकी तरफ से जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हुकूमत की तरफ से जैसे अरबाब साहब कह रहे हैं ना कि जी संजीदा कोशिश है, अगर संजीदा कोशिश होती तो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची गए, एमक्यूएम से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब काफ लीग से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक हमसे तो मिले नहीं है। हालांकि हमने पार्टी के तमाम जो फैसले के इख्तियारात है, यहाँ पर हमारे पार्लिमानी लीडर है जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, एमएनए नवाबजादा खालिद मक्सी साहब पार्लिमानी लीडर है, उनको दिए हुए हैं, मगर अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी वो आ जाएं, वो मिलने आ जाएं। तो ये इस तरह से तो मेरे ख्याल में तो मुझे एक एज इत्तेहादी मुझे महसूस नहीं होता है कि आप दूसरे इत्तेहादियों को तो जाकर उनके अच्छा घर में दिनेश जाकर साहब, ये जो आपने बहुत मायने खेज बात की है, इससे हम तमाम के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ गई है। जरा ये बताइएगा कि क्या खास बात है, खुसूसियत क्या है कि आप समझते हैं कि जहां आप जाएंगे वहां तमाम इत्तेहादी भी आएंगे और हुकूमत भी, सरकार भी उन्हीं वही लोग बनाएंगे? जी जी, आपको पता है हमें दुआएं बहुत हैं, और हमारी दुआएं जिनके पलड़े में जाएंगी उनकी वो हो जाएगी। और आप दुआएं समझे, हमें बहुत ज्यादा दुआएं हैं। तो ये लोग जो नहीं समझ रहे हैं, जो हमें वो हल्का ले रहे हैं ना, तो उनको लाजमी बदुआएं लगेंगी। ओह अच्छा, तो ये एम्पायर तो न्यूट्रल है लेकिन शेर अली अरबाब साहब, मगर अंपायर न्यूट्रल है, दुआएं तो न्यूट्रल नहीं होती हैं। ठीक है जी। शेर अली अरबाब साहब, बड़ा दिलचस्प ये आपने सुना है कमेंट दिनेश कुमार साहब का। एक तो वो जाहिर है एक फितरी तौर पर मुकाबला भी तो है ना, तमाम ये जो इत्तेहादी हैं वो कंपेयर भी कर रहे हैं कि आप चौधरी बरादरान को जाकर मिल रहे हैं, आप एमक्यूएम बहादराबाद जाकर मिले हैं, लेकिन बीएपी को आप कह रहे हैं कि आप आकर मिल लें हमसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सेनेटर दिनेश कुमार साहब ने बात की है उसको कोई, हम तो उसको टॉप अप नहीं कर सकते। आई थिंक उन्होंने जो बात की है, और मैं एक हद तक इनसे एग्री भी करता हूँ, जिनके साथ ये खड़े होंगे वही हुकूमत बनेगी। बात सिर्फ ये है कि अगेन शायद इनकी थोड़ी सी खालिद मक्सी साहब के साथ कोई कम्युनिकेशन या नहीं हो पा रही है कुछ। खालिद मक्सी साहब इज अ जेन्युइन पर्सन, अ जेंटलमैन, और मेरे अच्छे साथी भी हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें किसी की जरूरत हो, हम इतने एरोगेंट नहीं है कि हम उनसे कहें कि नहीं आप हमारे पास चल के आए, बिकॉज हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इत्तेहादियों को तो हमें जरूरत है। तो इस किस्म का मेरे ख्याल में ऐसा कोई तासुर नहीं होगा। हम अब इत्तेहादी को नॉट बिकॉज किसी के नंबर कम है और ज्यादा है, हम उनको उस तरह ट्रीट नहीं करते, हम उनको उस तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज वो हमारे पार्टनर हैं और इस मुल्क के एजेंडे में हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि जी हम उनके मतलब वी आर टेकिंग देम लाइटली, बिल्कुल हम उनको लाइटली नहीं ले रहे। और अब हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके पास उनके साथ दुआएं हो, एम्पायर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ना हो, तो फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो, थर्ड गियर में हो,
वो अलग चीज है, लेकिन ये हमारे सारे साथी, हमारे सारे पार्टनर्स, हमारे सारे कोalition पार्टनर्स, MNA सेनेटर्स, वो बेहद शेर अली अरबाज साहब, एक और बात जरा जरूरी फरमाइएगा। अभी ये दिनेश कुमार साहब की भी ये एक राय आई है और इससे पहले भी हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि ये जो वजारत आला जो वहां पर जो तब्दीली हुई है बलोचिस्तान में, जाम कमाल साहब को हटाया गया, उसमें मदाखलत थी वफाक की। तो ये जो शिकायत हैं ये तो कतई नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि हुकूमत के हवाले से तो इंटरवेंशन की बात वो उनकी पार्टी है, वो जाने, उनका काम जानेंगे। इंप्रेशन क्यों गया इनमें? हाँ, मैं बताऊं, इसका जो है ना, इसका हल ये है कि बीजेपी की कुछ साथियों की और हुकूमत की कुछ साथियों की 2-3-4 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने और उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। अगर हम में से किसी ने इसमें किया हो तो वो बिल्कुल हम जिन लोगों ने इसमें किया हो उसको हम जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और कोई तादीबी कार्रवाई हो। लेकिन अगर वो हम में से कोई ना हो, वफाक से हो, लेकिन हम में से कोई ना हो, तो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं। राइट, हाँ, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। और मैं राना साहब आपकी इजाजत से पहले मैं दिनेश साहब से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि दिनेश साहब आप हमारे साथ उन प्रोग्राम्स में हुआ करते थे, आपको याद होगा सेनेटर कामरान मुर्तजा और आप हमारे साथ उस वक्त उस प्रोग्राम में मौजूद थे जब हम ये वजीर आला जाम कमाल साहब, जब ये एक्स वजीर आला थे, उस वक्त इनकी तब्दीली की बातें चल रही थी। तो उस वक्त आपको याद है कि JUI ने भी तो आपका भरपूर साथ दिया था ना ये तब्दील करने में। आप ये गिला हुकूमत से ही सिर्फ क्यों कर रहे हैं, आप JUI से क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपने क्यों हमारे वजीर आला तब्दील कर दिए? अभी देखें जी, गिला किससे होती है? अपनों से होती है। वो वैसे ही अपोजिशन में थे, उनका तो अपोजिशन, वो तो उनका बुनियादी हक है। तो अगर वो आपके कल को अपने बन जाए, फिर दिनेश साहब आप ये गिला भूल कर उनको क्या दोबारा अपना बनाने के लिए तैयार हैं? फिर ये भी तो फिर तसादुम खाती है ना बातें। देखिए, मैं इसलिए समझता हूं कि जी अपोजिशन का काम ये है कि हमेशा गवर्नमेंट को जो ना स्टेबल होने ना दें, ठीक है। अपोजिशन यही अपोजिशन का काम यह है कि वहां तकारीर करे और जो मौजूदा कोई सेटअप है उसमें कोई ना कोई रखना डाले। तो और बेचारों को क्या होता है, मुझे बताए ना, अपोजिशन को क्या होता है। तो इस हवाले से हमारी उनसे कोई गिला नहीं, हमारी इनसे है जो वफाकी वुज़रा वहां आकर, वहां बैठकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश करते रहे उन पर। और आप देखें, आप ये कह रही है ना, तो आप देखें कि जो वफाकी वज़रा ने अपोजिशन की ख्वाहिश पूरी की। अपोजिशन की जब हमारे जो है ना मरकज से वहां पर तब्दीली जब हुई तो वो किसकी हुई? अपोजिशन की वहां पर हुई ना। तो अपोजिशन को किसने सपोर्ट किया? तो क्या अब आप उसी अपोजिशन के साथ अगर मिल जाएंगे, अगर आप मिले, मैं वही अगर के साथ कह रही हूँ, तो क्या ये तसादुम नहीं खाएगी बात? क्योंकि अपोजिशन ने जो पहल की, अगर उसमें वफाक ने साथ दिया भी तो अपोजिशन भी तो उसमें शामिल थी। तो वो तसादुम नहीं था कि हम गवर्नमेंट के एहतियात होते हुए हमारे खिलाफ वो काम किया गया? वो तसादुम नहीं था। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमने अपने पत्ते, अगर ये ना होता तो हम इस टाइम कहते कि जी हम तो गवर्नमेंट के साथ ही खड़े हैं। हमने क्यों अपने ऑप्शन ओपन किए हुए हैं? इसी वजह से ऑप्शन ओपन किए हुए हैं कि अगर हमें अपोजिशन की तरफ से कोई अच्छी, हम उस चीज में नहीं होते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट दी जाए या बलूचिस्तान में क्या, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए या हमारे मरकज में हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं मरकज में, अब आप देखें जी हमारी इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद एक मिनिस्ट्री हमें दी हुई है और वो भी जुबैदा जलाल साहब जी, हाँ, जुबैदा जलाल साहिबा की, और बराए नाम एक मिनिस्ट्री दी हुई है। और बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमने सेनेट में, राना साहब आपके सामने है, सेनेट में हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लफाजी के तौर पर वहां तरक्याती कामों के ऐलानात हो रहे हैं, उसके लिए बजट में अगर 1% या 2% फंड मुख्तस किए जाते हैं, तो ये ज्यादतियां इसी चीजों में हम इन्हीं पे आपने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक हो गया। आपको मोना बताऊं, हम शुक्रगुजार हैं अपोजिशन का कि हम अब इस पोजीशन में आए हैं कि हम कोई ना कोई चीज अपने बलूचिस्तान के लिए हासिल कर सकें। हाँ, आपकी नेगोशिएशन और बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हुई है और अपनों से आपको गिला है, गैरों में कहाँ दम था, ये बात थी अभी। जी, सेनेटर राना मकबूल साहब, आपने खासा इसरार किया है इस बात पे कि खुश असलूबी से हो, इसमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये मौलाना साहब ने कॉल क्यों दे रखी है कि इस्लामाबाद आना होगा, कारकुन तैयार रहें और हमारे डंडे जो हैं वो तेल में पड़े रहते हैं हमारे कारकुनान के घर में? देखिए, ये जवाब गजल के तौर पर है। अगर हुकूमत ये हरकत कर जाती है गलती से तो नेचुरली उसका रिएक्शन भी होगा। मैं आपको श्योर करवाता हूं कि अगर हुकूमत ये जलसा जो है जिसकी जरूरत नहीं है कॉल ऑफ कर देती है तो अपोजिशन का एक आदमी भी नहीं आएगा।
लेकिन अगर ये करते हैं ऐसे तो के तौर पे होगा। पता नहीं इनको किसने कह दिया है कि जलसे से नो कॉन्फिडेंस को रोका जा सकता है। इसलिए मेहरबानी करके इनको समझना चाहिए, एंड यू योरसेल्फ हैज प्रूवन टू बी एन अकम्प्लिश्ड इंटेरोगेटर। जिस तरह आप सेनेटर्स को इंटेरोगेट करती हैं और ट्रूथ निकाल लेती हैं, नहीं नहीं सर, आपकी नवाजिश आप ऐसा समझते हैं, वरना कतन ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे क्या है, यू आर काइंड। बिल्कुल। आप मेरी इंटेरोगेशन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला है। नहीं, अभी भी हम वही बहुत फायदा हो रहा है, बड़े चले। आई होप कि आपको और हमें पता आपका भी इंटेंशन यही है कि पीसफुली ये मसला हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो हम बड़े वसूख से कर रहे हैं और तमाम करनी भी चाहिए, वो यही है कि खुश असलूबी से, बगैर खुदा ना ख्वास्ता किसी अनप्लेजेंट अनटुवर्ड सिचुएशन के ये मामला जो है वो तय हो। बहुत शुक्रिया नाजरीन तमाम हजरात का। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ थे, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब और सेनेटर दिनेश कुमार ने हमारा साथ दिया था नाजरीन इस सेगमेंट में। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और एक फितरी बात है कि इस वक्त जिस तरह के सियासी दर्जा हरारत हाई हुए हैं, उसमें दीगर जो खबरें हैं वो थोड़ी बैकग्राउंड में ज़रूर चली जाती हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस किस्म की जो खबरें हैं वो भी हमारे रडार पर उसी तरह से रहें। श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल के 89 जो अफराद हैं, प्रियंथा कुमारा के बेईमाना कत्ल में जो मुलविस थे, उन पर ATC ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छी डेवलपमेंट है जो कि हमें इस केस में मिली है। लेकिन नाजरीन ये बिल्कुल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हम इसकी तह में जाकर बात करें तो ये कत्ल के मजहब के नाम पर कत्ल गारत या ये जो जत्थों की मॉब की जो मेंटालिटी है, जिसकी वजह से बहुत हमारे मासूम शहरी भेंट चढ़े हैं, इसको कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, ये बहुत एक तवील सफ़र है, बहुत तवील बहस है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ टच अपॉन ज़रूर करना चाहते हैं। मेरे साथ इस सेगमेंट में ऑनलाइन मौजूद हैं जनाब जिब्रान नासिर, मायनाज वकील हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान साहब, आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। बताइएगा, अभी तक 89 अफराद डिक्ट किया है ATC ने, आगे जाते हुए इस केस को कैसे आगे परस्यू करा जाना चाहिए, रियासत की इसमें क्या जिम्मेदारी है, और फिर जाहिर है हम आगे भी बात करेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल अगर हमने इसका अल्टीमेट कोई हल देखना है तो वो क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मौजू करने के लिए इस मौजू पे शुक्रिया। देखिए, ये जिसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो केस था ये सिर्फ अंदरूनी तौर पे, डोमेस्टिक तौर पे नहीं, मगर इसमें जो जहाँ बहाक हुए उनका ताल्लुक श्रीलंका से था, तो ये बैन अवी सतह पे क्राइसिस था। और इस हवाले से जो इस केस को जितनी संजीदगी से परसू किया जाए, बेशक वो मौजूदा हुकूमत हो या इस केस के चलते हुकूमत चेंज हो जाए, जो आजकल एक हवा भी चल रही है इस्लामाबाद में, मगर इस जिम्मेदारी के तहत हमको आगे लेके चलना है। और अमूमी तौर पर जिसकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है वो ये होती है कि जो आपके विटनेसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और वो किसी भी किस्म के गैर जरूरी या गैर कानूनी दबाव से आजाद रहें। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि विटनेसेस को अप्रोच किया जाता है और वो जब आगे जाके अपने बयानात से मुकर जाते हैं तो वहां पे मसला पैदा होता है। बट इस केस में जहाँ पे शायद इस वजह से चूंकि एक फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व था, हमने देखा कि तमाम सियासी पार्टियां, अपोजिशन पार्टीज और वो मजहबी तंजीमें भी और मजहबी अशखास भी जो कि माशरे में एक असर सुख रखते हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। तो मैं इस केस में, तो जैसे इस केस तक की बात है वहां पे इंसाफ होता देख रहा हूं, मगर जो आपने पहले अपने इंट्रो के अंदर बात की, मेरे ख्याल में बहुत जरूरी कि जो एक मॉब कल्चर और मॉब वायलेंस है, क्योंकि ये केस तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके लिए हुकूमत ने क्या तैयारी की है। और हम लोग क्या ये सोचते हैं कि नॉर्मल भी पॉलिटिकल सिनेरियो में एक एपिटाइट हमारी डेवलप हो गई है वायलेंस के लिए, क्लैश के लिए, कन्फ्रंट्रेशन के लिए। अभी भी जो जलसों की बात हो रही है, आपके पिछले सेगमेंट में हो रही थी, उससे भी ये खदशा था कि कहीं एक वायलेंट क्लैश ना बन जाए अफराद के बीच में। तो ये क्यों है और हम क्यों रिजॉर्ट टू वायलेंस करते हैं और हम क्यों आइन को या मुल्क के कानून को अपने से ऊपर तस्वर नहीं करते और उसके आगे सर निगू नहीं होते, और हम क्यों अपने जोरे बाजू के ऊपर जो है या इंसाफ करना चाहते हैं, या जो समझते हैं हमारा हक है उसे हासिल करना चाहते हैं, बेशक उसके लिए हमें कानून तोड़ना क्यों ना पड़े। अच्छा जिब्रान साहब, ये बड़ी मायने खेज बात है, ये भी आगे फरमाइएगा कि डेटरेंस क्यों नजर नहीं आती इस किस्म का। आपको पता है मशल खान बहुत एक इस केस ने भी काफी एक हाइप क्रिएट की और तमाम तर एक तरह से कौम एक साथ थी कि इसमें हतमी फैसला हो उन तमाम मुजरिमों का और कातिलों का, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाकयात, डेटरेंस क्यों नजर नहीं आ रही? क्या कानून में कमी है या कानून के अमल दरामद में कमी है?
अब देखिए, मशल खान केस के अंदर तो बहुत नाइंसाफियां हुई थी। उसके अंदर बड़ा एक सेंट्रल किरदार था ANP का, जो कि वैसे तो अपने आप को लेफ्ट सेक्युलर जमात कहती है, मगर उनके मर्दान में जो जिम्मेदारान थे, इंक्लूडिंग आपके फॉर्मर CM अमीर हैदर खान होती साहब, वो बार बार विटनेसेस को प्रेशर में लेते रहे, उन पर दबाव डालते रहे। ये इंकशाफ मेरे सामने खुद मशाल खान के वालिद इकबाल लाला एक से जायद बार कर चुके हैं। और उस केस के अंदर यही हुआ कि बेशतर अफराद जो है उनको एक्विट कर दिया गया था और बहुत कम को ही सजा हुई। मगर ओवरऑल देखिए, एक वर्ल्ड व्यू होता है, एक लाइफ व्यू होता है। पाकिस्तान में जो लाइफ व्यू है, मेजोरिटी मुसलमान है हम, और आखिरत पे यकीन रखते हैं, और आखिरत के अंदर भी सवाब कमाना और जन्नत अपने लिए हासिल करना, ये तमाम बातें हमारे ईमान का हिस्सा है। मगर उसका जरिया क्या है, उस जरिए के अंदर मेरे ख्याल में हमने अपनी आवाम को थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। आप इस्लामाबाद में रहती हैं, मरगला रोड है, मरगला रोड के ऊपर हमारा एक फॉरेन डिप्लोमेसी हॉस्टल है, जहाँ पे फॉरेन सर्विसेज के लोग हमारे रहते हैं। उस हॉस्टल का नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। अब उसकी लेगेसी को, फिर मुमताज कादरी साहब की लेगेसी को, और फिर किसी और इंसान की जो आज उठ के झटा क्रिएट करके किसी को कत्ल करता है, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। इस पे क्लैरिटी की जरूरत हमारी किताबों के अंदर भी है, हमारी सियासत के अंदर भी है, और मजहब और शरीयत के हवाले से भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल में हमने यूथ को कंफ्यूज भी बहुत किया हुआ है कि उनको लगता है कि जो काम कर रहे हैं इसमें ये दुनियावी लोग आपको कंडेम करते हैं, और वो भी इसलिए चूंकि इन पे वेस्ट का प्रेशर है, मगर खुदा की जात आपसे बहुत खुश है। तो ये इस हवाले से तालीम होना और क्लैरिटी की बहुत जरूरत है मेरे ख्याल में। ये क्लैरिटी की कमी, लेकिन ये बताइएगा जिब्रान साहब, आप क्योंकि बहुत एक थॉरो स्टडी रखते हैं इस पूरे मौजू पर, ये सफर कितना दूर आप समझते हैं, या कितना दूरस्त है ये? क्योंकि इसको अटेन करने के लिए बहुत कुछ हमने करना है, और खास तौर पर मुआशरे का जो जहन है वो हमने तब्दील करना है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कोई इस हवाले से बात भी करे तो उसको बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो ये क्या समझते हैं आप, ये एवोल्यूशन क्या बहुत टाइम लेगी हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में? नहीं, मेरे ख्याल में देखें जी, ये टाइम लेगी। उसकी वजह ये कि हमारे इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस भी है ना, हम एक जवाल की तरफ जा रहे हैं, और जब आप जवाल की तरफ जाते हैं तो हैव्स और हैव नॉट्स में फर्क पड़ता है, रिसोर्सेज कम होती हैं, डिमांड ज्यादा होती है, और फिर उसमें xenophobia भी पैदा होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होती है, और हेट भी जन्म लेती है। वो फिक्र की बुनियाद पे हो, मजहब की बुनियाद पे हो, रंग की बुनियाद पे हो, जबान की बुनियाद पे हो। ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान इसमें कोई मुनफरिद नहीं है। और खास तौर पे जब हम लोग शॉर्ट मतलब ये मुझे बताइए ना कि एक तरफ इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, जिनको कहा जाता रहा यहूदी साजिश, मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब, बहुत गलत बात थी कहना, किसी पे इल्जाम लगाना। और आज खान साहब ही हैं और वो कह रहे हैं कि जो PDM कर रही है ये बैरूनी साजिश है और यूरोप और अमेरिका है और वो इसमें मिले हुए हैं। हम फौरन से एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी हिट कर देते हैं, जो हमारे साथ बुराई हुई होती है हम उस पे करते हैं। आपको पता है जब ये फैजाबाद धरना हुआ था, उसके बाद एहसन इकबाल साहब और नून लीग के दीगर लीडरान पे अटैक हुआ था, मगर जब उनको मौका मिला तो खान साहब के ऊपर भी वो जो इल्जाम लगा देते हैं मजहब के हवाले से। तो जब मुल्क के लीडर जिन्होंने मुल्क की तरबियत करनी है, जहन साजी करनी है, वो जहन कशीद किए जाएंगे तो फिर हम दूर हैं इस मामले से। ये बड़ा एक अहम और ज़रूरी नुक्ता था नाजरीन, क्योंकि हम लोग सियासी एतबार से भी इन चीज़ों से ऊपर होकर, बालातर होकर नहीं सोच पाते। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब का, जिन्होंने हमारा साथ दिया सेगमेंट पे। आज के लिए नाजरीन इतना ही, अल्लाह हाफिज़।